जीवा हत्याकांड पर और सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं कि आखिरकार जो कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें इजाफा क्यों नहीं होता, क्यों ट्रिपल ईयर डबल ईयर सिक्योरिटी चेक नहीं होता, इस तरह से जिस ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अशोक यादव है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं ओपी सागर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रमोद कुमार हैं, अधिवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत ओपी सागर साहब मैं आप ही के साथ करूंगा, क्योंकि कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो कानून इकबाल जिसकी तूती बोलती थी कानून व्यवस्था की, उस इकबाल के बीच सर, कानून के इकबाल के बीच पिछले 2 महीने में 2 हत्याएं हो गई हैं। एक हत्या अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच, और दूसरी हत्या हो जाती है संजीव जीवा की पुलिस सुरक्षा के बीच और कोर्ट कैंपस के अंदर, जहां पर लोगों को सजा सुनाई जाती है। सर कैसे देखा जाए 2 महीने के अंदर 2 हत्याएं, वो भी पुलिस की सुरक्षा के बीच, पुलिस का भी खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर, आरोपियों के अंदर। ओपी सागर साहब, बात है ये, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, बात सही, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट के अंदर कभी इस प्रकार की घटना हो जाए, बहुत शर्मनाक बात है। लखनऊ जैसे जो हमारे राजधानी है प्रदेश की, वहां पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कमिश्नर ऑफ पुलिस सिस्टम है, तब पर भी वो जो है इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, तो हर एक जो है काफी ऐतराज इस पे जताता है। और इस घटना में मैं समझता हूँ कि जो पहले भी ऐसी घटनाएं जहां हुई हैं, कोर्ट में लोग असला लेके चले जाते हैं, तो ये जो चेक पॉइंट्स बनाए हुए, खासतौर से एंट्री पॉइंट्स में, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो, उसको एक जो पैसेज है तो एक्सरे का भी है, और दूसरे वहाँ पे डोर पे मेटल डीएफएमडी जिसको कहते हैं, वो भी लगे रहते हैं। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर भी है, जहाँ से लोग बॉडी स्क्रीन करते हैं। वो सब होने के बावजूद भी मैनुअल फ्रिस्किंग भी करते हैं। वकीलों के साथ इसलिए नहीं होता है, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वकील के साथ इस तरह करेंगे तो वो जो है वकील साहब नाराज हो जाते हैं। जब नाराज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके सारे साथी नाराज हो जाएंगे, तो वो बड़ी गलत सी स्थिति हो जाती है। लेकिन मेरा है, देखिए कानून व्यवस्था में मदद करनी चाहिए, हमेशा सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे तभी तो जो है सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये जो वकील लोग हैं इस बात को कभी बुरा ना माने कि उसकी मैनुअल फ्रिस्किंग हो जाती है, बाकायदा तलाशी, चामा तलाशी जिसको कहते हैं, उसको करने के बाद में अंदर एंट्री दी जाए। तो ये पता नहीं, दिल्ली की मैंने अदालतें थे, मैं भी कुछ प्रैक्टिस में कभी कभी कोर्ट चला जाता हूँ, मैं भी वकालत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाता हूँ, क्योंकि कितनी पास सिस्टम है वहाँ पर, वकीलों के लिए भी सबके वो लगे हुए, हम लोग भी लगा के जाते हैं। तो एक ओपी सागर साहब, एक सवाल ये भी है कि देखिए कोर्ट में कौन ज्यादातर जाते हैं? वकील जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, या फिर आरोपी और जज जाते हैं? जी बिल्कुल सही बात। इसके अलावा कभी कभी गवाह भी जाते हैं। तो हाँ। ऐसे में अगर वकीलों की चेकिंग करे पुलिस, तो वकील अपना रौब दिखाते हैं काले कोट का, अरे मैं वकील हूं, मेरी चेकिंग कैसे हो जाएगी? और फिर इनका जो एसोसिएशन है वो हड़ताल कर देता है, सड़कों पर आ जाते हैं। यही अर्ज किया है ना, पुलिस चेकिंग करे तो पुलिस बोलती है कि साहब हम पुलिस वाले हैं, हमारी चेकिंग क्यों? पत्रकारों की चेकिंग हो तो पत्रकार अपना रौब दिखाते हैं कि मैं मंत्री से कह के भी सस्पेंड करा, अपना रुक जाओ तुम्हें। तो अब ये है ना कि देखिए, मैंने इसलिए कहा ना, सब लोग मैनुअल फ्रिस्किंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग है, बिल्कुल जामा तलाशी के बाद में अंदर जाएंगे, तभी ये प्रकार की घटना, कोई रिवॉल्वर पिस्टल लेके या कोई और एक्सप्लोसिव पदार्थ लेके नहीं जा सकता। कल को तो कोई जज की भी हत्या कर सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल, जजों पे अटैक हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ। और देखिए, जो हमने अपने टाइम में ही देखा है, मैं तो रिटायर हुए कई साल हो गए, हाँ। अपने टाइम में ही कि 1.5 सेक्शन पीएसी लगती है, सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो जो है वहां पर पुलिस बैठती है, और उसके बावजूद भी यूपी में हाल थोड़ा ये गड़बड़ है कि वहां पर सख्ती नहीं हो पाती। बाहर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी काफी सख्ती होती है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ भी कभी कभी ढीलापन होता है, जिसकी वजह से तीसरे यारी में भी घटना हुई है, कड़कड़डुबा में भी घटना हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें
फुल प्रूफ अरेंजमेंट रखना है, तो वहां पे तलाशी में लेने में इनको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये वकील लोगों को भी समझना चाहिए। अगर इस बात को समझ जाए तो मैं समझता हूँ कि ठीक ही रहेगा। जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा है। इस प्रकार की घटना का रिपीटिशन नहीं होगा। ये पुलिस अभिरक्षा, साथ साथ कानून, कोर्ट कचहरी परिसर, दोनों ही चीजें जो है बहुत संवेदनशील है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा यही है, वकील लोगों से भी अनुरोध है और सब लोगों से भी, और कानून व्यवस्था के जो पालक है, हाँ। उन्होंने सस्पेंड कर दिया 6-7 आदमी को, उससे ये चीजें रुकती नहीं है। हमें ऐसा फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना चाहिए। गेट्स पे बाकायदा चेकिंग हो गई, चेकिंग फ्रिस्क। देखिए वीआईपी अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो एक यही तो है ना कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना एंटर हो जाए। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कोर्ट के अंदर जो है वो बिना जांच के न जाए। ठीक है प्रदीप भटनागर साहब, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, प्रदीप जी एक ऐसा सिस्टम बना रखा है सर कि आरोपी कोर्ट के अंदर आके धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं और दुर्दांत अपराधियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। 2 महीने के अंदर 2 बड़ी वारदात हो गई पुलिस सुरक्षा के बीच। कैसे कानून व्यवस्था पर फिर विश्वास किया जाए यूपी की? क्या यही कानून व्यवस्था रह गई है? प्रदीप भटनागर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। कानून व्यवस्था की बात तो यही, कानून व्यवस्था रखने में सरकार अपने कदमों पर आगे चल रही थी, उस पर काम कर रही है और बाखूबी कर रही है। अभी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन दे रहे थे तलाशी को लेकर। ये चीजें घटनाएं पहले भी हुई और जो रौब आपने बताए उनको प्रशासन को, पुलिस को झेलना, उसके बारे में कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सारे विषयों पे आगे चुप हो जाते हैं, क्योंकि सब रसूखदार है, सब बहुत वर्चस्व। ऑडियो बढ़ाइए प्रदीप जी, ऑडियो थोड़ा तेज कीजिए। आवाज क्यों दूसरे को वो तलाशी लेने देंगे? तो सब चीजें थोड़ी सी हैं। तो इन चीजों पे तो देखो सरकार को भी ध्यान तो पहले था, और इन चीजों पे ये तो है नहीं सख्ती करनी रखनी होगी। मगर जब वकीलों के भेष में अगर कोई छुप के बदमाश जाएगा या गुंडा जाएगा तो कैसे पहचान करेंगे, कैसे तलाशी लेंगे? तलाशी नहीं हो सकती सर वकील की। वकील की तलाशी, वकील कोई भगवान है कि उसकी तलाशी नहीं होगी? पुलिस पिटाई खाएगी। क्या आप हमें 10 बार सुने नहीं? 30,000 कोट करके डुम्बा कोट में कितना बड़ा आंदोलन युद्ध चला था वकीलों के बीच में, वो भी हमने आपने देखा। और कई दिन तक भूख हड़ताल और हड़तालों पे रहे, वो भी हमने आपने देखा। हाँ। तो ये चीजें तो देखिए, अगर कोर्ट परिसर के अंदर वकील जो बैठे हैं अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं रहता कि मेरा कोर्ट अच्छा रहे, मेरा कोर्ट परिसर अच्छा रहे, अराजकता तो उसमें ना घुसे, अराजकता को ध्यान रखिए, और हम भी पुलिस के साथ सहयोग करके काम। सवाल उनसे कर लेते हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं क्या? वीपीसीआर अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी हैं हमारे साथ? अभी जुड़े थे, कोई रेस्पॉन्स नहीं लगता है, शायद नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रदीप जी। तो ये चीजें तो उन पर भी निर्भर करती है, जो कानून के रखवालों के साथ कानून के ज्ञाता भी है। और कानून के ज्ञाता और कानून के रखवाले अगर दोनों मिले कोर्ट परिसर की सुरक्षा करे तो एक माचिस की तिल्ली भी नहीं उड़ सकती। ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। ये तो घटनाएं हुई है। नहीं, सरकार को चाहिए कि सरकार वकीलों तक जाके कम्युनिकेशन करे, उनको समझाए। बार एसोसिएशन को आगे आना चाहिए इस पूरे मामले को लेके। इन चीजों को ले गाजियाबाद में कई बार हमने देखा, और हापुड़ में भी देखा, और भी लखनऊ में भी देखा, हमने इलाहाबाद में भी देखा कि मेरठ के अंदर एक बेंच, इलाहाबाद बेंच की एक मांग हुई थी, तो कितना बड़ा विरोध करा था इलाहाबाद के लोगों ने। कई दिन तक हाई कोर्ट ही नहीं खुला था। क्या न्यायालय पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए? क्या मेरठ क्षेत्र को नहीं चाहिए? तो ये चीजें समझनी पड़ेगी ना। प्रदीप भटनागर, ये बताइए, अतीक अहमद की हत्या हुई, अशरफ की हत्या हुई, पुलिस की सुरक्षा में ही हुई ना? कोई और 17 पुलिस वाले थे अतीक और अशरफ के साथ, उनकी सुरक्षा में मुस्तैद उस वक्त। उसके बावजूद भी आरोपी आए और मार के चले गए। संजीव जीबा की हत्या हुई, तब भी पुलिस थी। यह भी खूंखार गैंगस्टर था, आरोपी था, पुलिस की सरकार की लिस्ट में टॉप 13 था, टॉप 12, टॉप 13 था ये आरोपी संजीव जीबा। जो भी घटनाएं हुई वो घटनाएं अचानक हुई, और हमने आपने देखी कि एकदम पुलिस के होने के बावजूद भी शिवम जी इस तरीके से अचानक कोई पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में, और अपने अंजाम को देके इस तरीके से अरेस्ट हुए या भाग गए, हमने आपने देखा इस तरीके से। नहीं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मुझे खुदा ना खास्ता मुझे अभी जैसा कुछ मामला खराब हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, बेहोशी हो जाए अचानक, तो समझ लेगा कौन? आप ये समझो कि वही बैठा प्रदीप बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है या सुन रहा है,
ये घटनाएं जो हुई अचानक हुई, जब पुलिस को भी संभलने का मौका नहीं मिला, और हमने आपने कैमरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा कि जिनकी हत्याएं हुई वो कितने अच्छे थे और जिन्होंने करी वो कितने अच्छे थे। अब ये तो सब जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा आदमी बोएगा तो पाएगा नहीं। ठीक है, अब तो ये चीजें तो आपको देखनी चाहिए ना कि आपने बोया क्या था। जैसा बोएगा वैसा पाएगा। अशोक यादव, प्रदीप भटनागर कह रहे हैं जैसा व्यक्ति बोएगा वैसा फल पाएगा। शिवम जी देखिए, इनके पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो हाँ। इस तरह की बातें कर रहे हैं भटनागर जी। देखिए, जो प्रयागराज की घटना हुई शिवम जी, और जो लखनऊ घटना हुई कोर्ट के अंदर, हाँ। इन दोनों घटनाओं में कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। आप थोड़ा सा अगर बारीकी से देखेंगे, ओपी सागर साहब भी हैं, IPS अधिकारी रह चुके हैं, देखेंगे जो अपराधी है, जो मारने वाला है, वो बड़ा ही छोटा अपराधी, बिल्कुल छोटा अपराधी, लेकिन उसके हाथ में जो असलहे रहते हैं वो विदेशी पिस्टल है। जिस पिस्टल तक पहुंचने की उसकी औकात दूर दूर तक नहीं होती है, वैसी पिस्टल उन अपराधियों के हाथ में पाई जाती है। तो कहीं न कहीं ये बात बहुत गंभीर है कि उन अपराधियों तक, जो छोटे मोटे अपराधी हैं, जिनके हाथ में छोटे कट्टा फट्टा रहता है, तो बात समझ में आ रही है, जो इतने महंगे महंगे, इतने अत्याधुनिक असलहे कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है उनको? कहीं ये असलहे जो है इस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं कि सरकार संरक्षित जो माफिया हैं उनके माध्यम से तो नहीं इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार संरक्षित माफिया कौन कौन है बताइए अशोक यादव। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। जिस तरह से शिवम जी, जिस तरह से एक खास जात के माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जैसे ब्रजेश सिंह हुए, धनंजय सिंह हुए, चुलबुल सिंह हुए, इस तरह के जितने माफियाओं को संरक्षण, जो पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, और इनको जिस तरह से सरकार इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी दिखाई हुई है सरकार, ये इस तरह से अगर इन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, अगर कुछ खास सिलेक्टेड माफियाओं पे कार्रवाई होगी, तो जो माफिया बाहर रहेगा वो माफिया फ्री हैंड रहेगा, और कहीं कहीं से इस तरह की वारदात की अंजाम देने की कोशिश होती रहेगी। इस तरह से अगर सरकार एक तरफा कार्रवाई करती, जितने भी लिस्टेड माफिया हैं, जितने भी क्रिमिनल माफिया हैं, जितने भी हार्डकोर माफिया हैं, तो इस तरह की जघन्य वारदातें नहीं होती शिवम जी। क्योंकि जो दो चीजें इशारा कर रही है, पहली बात की छोटे अपराधी बड़ा असलहा, और दूसरी बात जो इशारा कर रही है पुलिस की अभिरक्षा, जहां पे 17 पुलिसकर्मी हैं, वहां पे आते हैं अपराधी, आराम से मार के चले जाते हैं। ये जो संरक्षित माफिया हैं और जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, इनके बीच में क्या कनेक्शन है? कैसे वो संरक्षित माफिया? ओपी सागर साहब से जाने, तो ओपी सागर साहब किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? ओपी सागर साहब, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं, आप किस तरह की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए इस तरह के अपराधियों पर? जैसे कि अतीक के साथ जो हुआ, पत्रकार के बीच में गोली मारकर चले गए, लेकिन तुरंत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने कहे उन्होंने सरेंडर कर दिया। विजय कल परसों आया था संजीव की हत्या करने के लिए, विजय को भी तुरंत वहीं के वहीं धर दबोचा। इसके अलावा और एडिशनल एक्शन क्या लिया जा सकता है पुलिस की ओर से? धर दबोचा कहाँ, वो तो आए हैं, उन्होंने मारा, उसके बाद फिर सामने हाजिर हो गए। तो यही अतीक और अशोक के मामले में हुआ, यही जो है संजीव जीवा के मामले में हुआ। तो यहाँ ये है कि वकीलों ने भी प्रयास किया, उसको पकड़ा। विजय यादव को ऐसा आसानी से पकड़ लिया गया, तो ये अगर उसको और भागना होता तो वो खाली पिस्टल दिखा के, जो कि ऑलमोस्ट फायर्ड था, और उसको जो है खाली पिस्टल दिखा के भी जो है भाग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के इतने दूर जो है साहसिक लोग नहीं है कि उसके सामने वो जो है अगर रिवॉल्वर दिखा भी दिया जाएगा तो भी डर के पीछे हट जाएगा और वो भाग सकता है। मुझे जो कहना है, देखिए शिवम जी, बहुत ही स्पष्ट मैं कहूँगा, वो ये कि हमें जो है एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल के लिए पहली बात ये कि बहुत जिसके ऊपर खतरा है, और उसको क्यों हम कहते हैं फूड ला रहे हैं, हम क्यों कहते हैं क्यों नहीं उसको जो है वो CCTV उसके माध्यम से उसको पुष्टि करते हैं, जेल से सीधे ही जो है वो कर दे, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? कैमरा प्रोसीडिंग जो है वो वहाँ हो जाए। ठीक है सर, उनको वहीं से कनेक्ट कर लिया जाए, ये क्यों नहीं होता? नंबर 1। नंबर 2, जब ला रहे हैं उसको तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से लाना चाहिए, और जहाँ भी उसको रखा जा रहा है, देखिए दिन भर, एक तो हमारे यहाँ क्या बड़ा बुरा सिस्टम, जेल से जब आता है मुलजिम 10-20 के साथ एक जेल की बड़ी गाड़ी उसमें आते हैं, तो और अगर अलग, जबकि साथ 2,000 किस्म का अगर कोई अपराधी है तो उसको अलग से लाए, प्रोटेक्शन में लाए, और उससे किसी को मिल लेना चाहिए। यहाँ क्या है कि बड़ी आसानी से लोग
मिलने देती है। इसमें जो साथी पुलिसकर्मी हैं बड़ी इसमें अपनी वाहवाही समझते हैं, जो भी उनका लालच भी रहता है। मैं इसमें नहीं कहूँगा, मैं 7 जिलों में कप्तान रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो क्या होता है। मामूली से लालच में तो उनको चाय कॉफी पिलाने ले जाते हैं, तो ऐसे मुद्दे है मिलाने ले जाते हैं, लोगों को मिलवाने के लिए भी जो है वो तत्पर हो जाते हैं थोड़े से पैसे पे। और तो ऐसे में तो उनके साथ जो घटना तो होगी। ये जीवा वाले में मुझे इसमें अशरफ वाले में, अतीक अशरफ वाले में किसी को मिलने ही नहीं देना चाहिए था। पहले तो ये है कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से मूवमेंट सीक्रेट तरीके से ले जाए, किसी को पता नहीं चले, और ले जाने के बाद में सीधे कोर्ट में पेशी करा है, या वहां पे उनको अस्पताल ले जा रहे थे डॉक्टरी कराने। हालांकि उस दिन डॉक्टरी कराने का कोई ठहर नहीं, कि अगले दिन उनको डॉक्टरी करानी चाहिए थी। जेल में वापस डालने से पहले, जेल से निकालते समय डॉक्टरी होती है मुलजिम की, और जेल में डालते थे। अतीक अशरफ को क्यों कहते ले जाने थे, वो भी गलत है। और फिर ले गए थे तो प्रेस को और इन सबको क्यों अलाउ किया उनके पास में जाने के। यही संजीव केजरीवाल में पहले तो ले ही नहीं जाना चाहिए था, और वही जेल से सीधे सुनवाई कर लेते। आजकल तो ऑनलाइन सब जगह सुविधा उपलब्ध है। तो फिर उसके बाद में अगर लाए भी थे, अलग से उसको प्रिजन बैन अलग की होनी चाहिए। जो भी लोग थे ले गए, उसके पूरी जो यानी कि पुलिस को भी अपनी कार्य प्रणाली में काफी सारे बदलाव की जरूरत होगी सागर साहब। कोर्ट में उसको जो है आप देखिए, कोर्ट में क्यों नहीं कहते। हाँ। तो उन्होंने देखा कि भाई कौन आदमी है, हम जो भी जिसको उस कोर्ट से मतलब नहीं है, उस केस से मतलब नहीं है, वो क्यों अंदर एंटर हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, ओपी सर आपका, अशोक यादव जी आपका शुक्रिया, और प्रदीप भटनागर साहब थे हमारा, आपका भी शुक्रिया प्रदीप जी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है।